चोंगनान गर्ल्स हाई स्कूल न सिर्फ अपने बहुत ही अच्छे एजुकेशन के लिए जाना जाता है, बल्कि काफ़ी ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लड़कियों के लिए भी जाना जाता है। कॉमन पीपल यानी कि लड़कों को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वो लोग तो इसे किसी हेवन की तरह देखते हैं। लेकिन पिछले साल इस स्कूल ने अपने पॉलिसी को चेंज करके लड़कों का भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया था। और जब लड़के इसमें एनरोल हुए थे तो लड़कियाँ उन्हें कहीं कभी नहीं छोड़ते थे। वो लड़कों को इतना ज़्यादा मारते पीटते परेशान बुली करते थे कि वो लोग स्कूल छोड़ने के लिए भीख मांगने लगे थे। और तब से ये स्कूल लड़कियों के लिए हेवन बन गया और लड़कों के लिए हेल बन गया। लेकिन फिर आया एक बेचारा लड़का जिसे ना चाहते हुए भी स्कूल में एनरोल होना ही पड़ा था। अब ये देखना है कि उसके लिए ये स्कूल नर्क बनता है या फिर स्वर्ग बनता है। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक चोर एक लड़की का बैग चुराकर भाग रहा होता है और उसका पीछा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चोर दिख जाता है जो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर धो देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों कहाँ गए। तभी वहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त फांजी आ जाती है। मेन कैरेक्टर जिसका नाम फेंग होता है वो पूछता है कि तुम छुप कर क्या कर रही थी और सिंसवान कहाँ पर है। वो कहती है कि मैं छुप कर तुम्हारा एक्शन देख रही थी। और बात करें सिंसवान की तो वो हमेशा की तरह फिर से किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। वहीं पर सिंसवान को दिखाते हैं जो सच में वही कर रहा होता है। वो उस लड़की से बोल रहा होता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे दोस्त जल्दी ही तुम्हारा बैग लेकर आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी। उसे फ्लर्ट करता देखकर उसके दोनों दोस्त आकर उसका धुलाई करना शुरू कर देते हैं और वो उन्हें खुद को छोड़ देने के लिए बोल रहा होता है। तभी फैंग उससे उसका बैग लौटाते हुए पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना बैग लेकर उसे थैंक्स बोलती है और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हान्यू डिंग है और मैं चोंगनान गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ, और उन्हें अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए पूछती है। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम आराम से घर चली जाओ। ये सुनकर सिंसवान कहता है क्या सच में हम लोग उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं, यही मौका है, उसके जैसा अमीर लड़की फिर कहाँ मिलेगी। तभी वो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, इसलिए वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी फांजी कहती है मैं तो भूल ही गई कि मैं एक गाना लिखी हूँ। ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग गए, क्योंकि वो बहुत ही बेकार गाती है। और तभी वो गाना गाना शुरू कर देती है जिससे उनका कान फटने लगता है। उससे बचने के लिए सिंसवान ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरे घर में आग लग गया है। और दूसरा दोस्त भी ये बोलकर भाग जाता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पर चीट किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। और अकेला फैंग बच जाता है। उन्हें भागते देखकर फांजी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है, लेकिन फैंग वहाँ पर फंस गया होता है। उसे देखकर वो बोल रही होती है कि सिर्फ तुम ही मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। और तभी उसे उसकी मदर कॉल करके बुला लेती है, इसलिए वो कहता है मुझे भी जाना होगा। ये बोलकर वो भी भाग जाता है और बताता है कि मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी छोटी बहन। इतना बताकर वो अपने घर पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए पूछता है क्या हुआ। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा को। तभी उसके फादर उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं फेंग बेटा अब तुम 18 साल के हो गए हो, अपने मम्मी और बहन का ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसका सैडनेस मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है और वो उन्हें गले लगाकर रोने लगता है और बोलता है कि इतनी जल्दी हार मत मानिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है, अब किसी भी तरह का कैंसर का इलाज संभव है। ये सुनकर वो फैंग को थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर करते हैं और कहते हैं अबे वो कैंसर किसे हो गया है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फैंग कहता है अगर कैंसर नहीं हुआ है तो फिर क्या हुआ है। उसकी मदर बताती है कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे पापा क्रेडिट कार्ड से 10 युवान ओवरड्राफ्ट किए थे और अब उन्हें 1 मिलियन युवान पे करना है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि 1 मिलियन। वो आगे बताते हैं कि इसलिए मैं मिड ईस्ट में काम करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ का सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है। फैंग कहता है अगर वहाँ गए तो लौट कर आना बहुत ही मुश्किल होगा, अगर पैसे की बात करें तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। ये सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग यही चाहते थे और वो लोग उससे कहने लगते हैं कि ये हुई ना मेरे बेटे वाले बात। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब वो फंस गया है, इसलिए वो कहता है डिटेल को छोड़िए और ये बताइए कि मुझे करना क्या है। वो लोग कहते हैं सिंपल है, तुम्हें नेक्स्ट टर्म के लिए चोंगनान गर्ल्स स्कूल में पढ़ना होगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि कर्ज चुकाने के लिए मुझे उस स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है। वो लोग कहते हैं कि उस स्कूल के प्रिंसिपल मेरी क्लासमेट थी और वो तुम्हें स्कॉलरशिप दे सकती है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वहाँ पर पढ़ना होगा। और हाँ, अगर तुम उस स्कूल में जाते हो तो हम लोग लान का भी वहीं पर ट्रांसफर कर देंगे। फैंग सोचता है अगर लान भी वहाँ पर होगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा होगा। उसे कुछ सोचते हुए देखकर उसके फादर कहते हैं अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, हम तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। तभी वो कहता है फाइन मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम जाओगे, अब फैमिली का होप तुम ही पर है। वैसे भी प्रिंसिपल तुमसे कल ही मिलना चाहती है और हमने तुम्हारा सामान भी पैक कर दिया है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। वो जाकर देखते हैं कि सच में वो लोग उसका सामान पैक कर दिए होते हैं और वो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि 5 महीने पहले जब मैं उसी रास्ते से जा रहा था तब एक लड़का वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं भाग पाया था। और 4 महीने पहले भी जब मैं वहाँ से जा रहा था तब भी एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं भाग पाया था। और 3 महीने पहले जब मैं वहाँ से जा रहा था तब भी एक लड़का भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया था। वो सब देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और सोच रहा होता है कि मुझे तो वहाँ पर 2 साल बिताना होगा। तभी उसे याद आता है कि वो तो लान को बताना भूल ही गया, इसलिए वो जाकर डोर नॉक करता है।
वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि अब हम दोनों CNG स्कूल में पढ़ने वाले हैं। वो कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर अपना बहन ना ही बुलाना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरा उन मर्डरर्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद उस चीज़ को लेकर वो अभी भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इसके बाद दिखाते हैं कि फैंग एक सपना देख रहा होता है कि वो उन चुड़ैलों के हाथों से बच नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो घबराकर उठ जाता है और सोचने लगता है वो कितना ज़्यादा अजीब सपना था। तभी उसकी मदर कहती है कि नए स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने का टाइम हो गया है। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी वो अपना लगेज लेकर स्कूल चला जाता है और उसे देखकर बोल रहा होता है तो ये स्कूल है। फैंग को देखकर सभी गार्ड्स बोल रहे होते कि इसे पता नहीं है कि ये किस नर्क में आ गया है। ये सब सुनकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है, लेकिन वो उनके मुंह के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाता है और अंदर जाते हुए कहता है कि हेलो प्रिंसिपल, मैं फैंग कीन हूँ। तभी वो कहती है कि बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं फैंग। इतना हॉट प्रिंसिपल देखकर उसका गाल टमाटर जैसा लाल होने लगता है और तभी वो फैंग के करीब आती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और कुछ देर तक वैसे ही रखने के बाद हटाती है और कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गए हो। ये देखकर वो चौंक गया होता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस भी हो गया होता है और पूछ रहा होता है कि प्रिंसिपल आपको मुझसे क्या चाहिए। वो कहते हैं तुम भूल गए, पहले जब भी तुम मुझसे मिला करते थे हमेशा यही करते थे, और जब तुम बोलना शुरू किए थे तब तुम मुझे अपना मॉम बुलाते थे। वो चिल्लाने लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तभी वो कहती है मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। वो कहता है ये किस तरह का टेस्ट है। वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो अब काम की बातें करते हैं। ये बोलकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाए हूँ और उसमें से 2 रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल होता है कि वो किसी भी लड़की पर वायलेंस यूज नहीं कर सकता है और दूसरा होता है कि वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप भी नहीं बना सकता है। सॉन्ग आगे कहती है दूसरा रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लड़कों को फ्लर्ट करने के लिए रिक्रूट नहीं करते हैं। फैंग कहता है चलो ये तो ठीक है, लेकिन मैं एक लड़का हूँ और वो लोग मुझ पर हमला करेंगे और मैं सिर्फ डरपोक के जैसा भागते रहूंगा। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपना बचाव कर सकते हो। फैंग पूछता है लेकिन अचानक ये स्कूल लड़कों को रिक्रूट करना क्यों शुरू कर दिया। वो कहती है कि लड़कियां पूरे दिन लड़कियों के साथ ही टाइम बिताती है, इसलिए उनके बीच में वायस पैदा हो गया है। ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती है कि सभी लड़के जर्क होते हैं और साथ ही में वो लोग सेम एज के लड़कों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। और हमने पिछले साल कई लड़कों को रिक्रूट भी किया था, लेकिन उन सभी लोगों का मोटिव सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने का था, इसलिए सभी लड़कियां लड़कों पर भड़की हुई है। इसलिए इस बार हम लोग कुछ अच्छे लड़कों को रिक्रूट कर रहे हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं तुम पर बहुत ही विश्वास कर रही हूँ, प्लीज लड़कियों का भरोसा फिर से जीत लेना। फैंग कहता है तो ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। सॉन्ग खुश होकर कहते हैं तो ठीक है, तुम अपना लगेज लेकर बॉयज डॉर्मेट्री में जा सकते हो। फैंग अपना लगेज लेकर चला जाता है और वो देखता है कि उसका रूम काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस होता है और वो उसका साफ सफाई करके थक गया होता है, इसलिए वो थोड़ा सा बाहर घूमने जाने के लिए सोचने लगता है। वो वहाँ का खूबसूरती देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया होता है और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल लेक भी होता है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की का स्कूल का यूनिफॉर्म होता है और वो देखकर वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक लड़की उस लेक से निकल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं और वो लड़की चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है। फैंग उससे कहने की कोशिश करता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मेरी आंखों को देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है और उसे मारने के लिए पीछा करने लगती है। फैंग उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबसे पहले अपना ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी फैंग उसे बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग जाता है और वो वहीं पर बैठकर बोल रही होती है कि मैं उससे अपने ही हाथों से मारूंगी। वहीं पर फैंग उससे दूर आकर बोल रहा होता है कि चलो अच्छा हुआ कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रही है, वैसे भी मैं तो बस टहल रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी वो स्कूल से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। वहीं पर वो लोग फैंग को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो ये रहा हमारा वॉरियर, हमने सोचा नहीं था कि तुम जिंदा वापस आ जाओगे, चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। और उसके साथ उसका फोटो खींचते हुए कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हारा शकल का 12 बजा दिया तो मैं इसी फोटो से तुम्हें पहचान पाऊंगा। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो कहता है अब ये नाटक करना बंद करो और मेरा हेल्प करो। सिंसवान कहता है तुम्हारे लिए 2 न्यूज है। फैंग कहता है जल्दी से गुड न्यूज बताओ। सिंसवान कहता है अगर गुड न्यूज की बात करें तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्योंकि वहाँ पर ब्यूटीज का ढेर लगा हुआ है। फैंग बैड न्यूज के बारे में पूछता है। वो कहता है अगर बैड न्यूज की बात करें तो वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है। उन सभी लोगों ने पिछली बार 300 लड़कों का काम तमाम कर दिया था और उन सभी लड़कियों में 4 लड़कियां ही सबसे ज़्यादा हॉरिबल है। इतना सुनकर फैंग सोचने लगता है तो इसका मतलब मुझे उन चारों से बचकर रहना होगा। सिंसवान कहता है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, उनका स्टूडेंट यूनियन लड़कों को बहुत तड़पाती है। तभी फैंग चिल्लाने लगता है कि उन लोगों के पास पढ़ाई लिखाई नहीं होता है क्या, और सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बैठे बैठे मौत का इंतजार तो करूंगा नहीं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।